भगौड़ी सांसद में बैठ के क्या बकवास करे जा रही है अकेले। देश की लड़कियों को इतना बुरा बोल रही है। बने ये किस तरह के स्टूडेंट हैं और किस तरह की अश्लील बातें हैं, किस एंगल से ये लोग स्टूडेंट लगते हैं। देखिए, कंगना रनौत जी को उनके पार्टी वाले ही ज्यादा नहीं पूछते थे, ज्यादा सीरियसली नहीं लेते हैं। तो अगर आप जनरेशन Z को यानी हमारी अगली पीढ़ी को गटर जनरेशन बोलेंगी तो आई हैव अ प्रॉब्लम विद दैट एंड अच्छा, इन मोहतरमा का नाम कंगना रनावत है, लेकिन इससे पहले ही मैं कुछ कहूँ, पहले आप ये वीडियो देखिए। स्विफ्टली लाइक आजादी अगर भीख में मिले तो क्या वो आजादी हो सकती है? आप खुद बताइए। फर्टली नहीं थी, वो भीख थी, और जो आजादी मिली है वो 2014 में मिली है। इनका कहना था कि इंडिया को आज़ादी भीख में मिली और उनके मुताबिक असली आज़ादी 2014 में मिली, जब नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने। अब सवाल ये है, क्या 15 अगस्त 1947 को मिली आज़ादी सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट से समझा जा सकता है, या फिर इसके पीछे की वो पूरी कहानी भी देखनी चाहिए जिसमें सालों तक पहले मूवमेंट्स, जेल्स, प्रोटेस्ट, रिवोल्यूशनरी एक्टिविज्म। मुझे लगता है कि किसी भी हिस्टोरिकल क्लेम को समझने के लिए हमें सिर्फ एक साइड का वीडियो नहीं, बाकी पूरा कॉन्टेक्स्ट देखना चाहिए। मैं दिल्ली पुलिस की सराहना करती हूँ। उन्होंने जो है हमारे बीच में शील्ड बनकर खुद पर। और अब ये अब फैसला आप खुद कीजिए कि किसी भी प्रोटेस्ट या पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी को समझने के लिए सिर्फ वन साइड देखना काफ़ी नहीं होता। अब ज़रा इन मैडम के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। कंगना रनावत का जन्म 23 मार्च 1986 को हिमाचल प्रदेश के मंडी डिस्ट्रिक्ट में हुआ। साल 2006 में उन्होंने फिल्म गैंगस्टर से बॉलीवुड में एंट्री की। आगे चल के उन्होंने कई फिल्मों में काम किया और अपनी एक्टिंग के लिए पहचान बनाई, लेकिन उनका करियर सिर्फ सक्सेस स्टोरीज तक लिमिटेड नहीं रहा। कुछ फिल्में ने अच्छा परफॉर्म किया, जबकि कुछ फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ऑडियंस के मुताबिक परफॉर्म नहीं कर पाई। और फिर धीरे धीरे कंगना का नाम सिर्फ सिनेमा की वजह से नहीं, बल्कि उनके पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स और कंट्रोवर्सीज की वजह से भी हेडलाइंस में आने लगा। साल 2024 में उन्होंने पॉलिटिकल में ऑफिशियली एंट्री की और लोकसभा इलेक्शन लड़ा, और यहीं से उनकी पॉलिटिकल जर्नी का एक नया चैप्टर शुरू हुआ। लेकिन पॉलिटिक्स में आने के बाद उनका स्टेटमेंट्स को लेकर डिबेट्स और कंट्रोवर्सीज और भी ज़्यादा बढ़ गई। लेकिन अब असली सवाल, क्या भारत को आज़ादी भीख में मिली थी? इसका जवाब इमोशन से नहीं, हिस्ट्री के फैक्ट से देना चाहिए। भारत को 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश रूल से इंडिपेंडेंस मिली। इससे पहले लगभग 200 साल तक ब्रिटिश रूल का पीरियड रहा, लेकिन आज़ादी एक दिन में नहीं मिली थी। इसके पीछे कई दशकों तक चलने वाला एक लंबा स्ट्रगल था। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, यह स्ट्रगल सिर्फ एक लीडर कहानी नहीं थी। इसमें अलग अलग आइडियोलॉजीज, मूवमेंट्स, लीडर्स और आम लोगों का डिवोशन था। महात्मा गांधी जी ने इंडिया फ्रीडम मूवमेंट में मास पार्टिसिपेशन को एक नई डायरेक्शन दी। 1920 का नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ब्रिटिश इंडिया और कॉलोनियल सिस्टम के खिलाफ एक बड़ा मास मूवमेंट बना। इसके बाद 1930 का सिविल और फिर 1942 का कट इंडिया मूवमेंट, अंग्रेजों भारत छोड़ो का स्लोगन ब्रिटिश रूल के खिलाफ एक पावरफुल पॉलिटिकल मैसेज बन गया। थाउजेंड्स ऑफ पीपल अरेस्ट का सामना कर रहे थे, लीडर्स जेल जा रहे थे, स्टूडेंट्स, वर्कर्स और सिटीजन्स भी मूवमेंट का हिस्सा बन रहे थे। स्टूडेंट, वर्कर्स और ऑर्डिनरी सिटीजन भी मूवमेंट का हिस्सा बन रहे थे। यही आज़ादी की कहानी सिर्फ दिल्ली का पॉलिटिकल रूम की कहानी नहीं थी, ये देश के अलग अलग पार्ट्स में रहने वाला आम लोगों की भी कहानी थी। लेकिन फ्रीडम स्ट्रगल का एक और इम्पोर्टेंट साइड भी था। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी जैसे यंग ने ब्रिटिश रूल के खिलाफ रेवोल्यूशनरी पार्ट चूज किया। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, शिवराम राजगुरु जी और सुखदेव थापर को फांसी दी गई। उनके कहानी ने एक पूरी जनरेशन को इंस्पायर किया। इस तरह चंद्रशेखर आजाद ने भी रेवोल्यूशनरी मूवमेंट में इम्पोर्टेंट रोल निभाया। और अगर हम हिस्ट्री को और पीछे ले जाएं तो रानी लक्ष्मीबाई
बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और कई अन्य लीडर्स भी ब्रिटिश रूल के खिलाफ टेंस का सिंबल बने। और फिर आते हैं सुभाष चंद्र बोस। उन्होंने ब्रिटिश रूल के खिलाफ आर्म स्ट्रगल का रास्ता चूज किया। उनके लीडरशिप में आज़ाद हिंद फौज या इंडियन नेशनल आर्मी ने ब्रिटिश रूल को चैलेंज करने की कोशिश की। उसका अप्रोच गांधी के अप्रोच से अलग था, लेकिन हिस्ट्री को समझने के लिए ये दोनों अप्रोचेज और उनके हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को समझना ज़रूरी है। फ्रीडम स्ट्रगल के डिफरेंट फेस और डिफरेंट लीडर्स ने ब्रिटिश रूल में प्रेशर क्रिएट किया और फिर आया 15 अगस्त 1947, ब्रिटिश रूल का एंड। इंडिया इंडिपेंडेंट नेशन बना। जवाहरलाल नेहरू इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर बने। 14 और 15 अगस्त की माइट पर नेहरू ने अपना फेमस ट्रस्टी विद आज़ादी की खुशी के साथ एक बहुत बड़ा ट्रेजेडी भी जुड़ी हुई थी। ब्रिटिश इंडिया को डिवाइड करके इंडिया और पाकिस्तान दो इंडिपेंडेंट कंट्रीज बने। पार्टीशन के दौरान मिलियंस ऑफ पीपल को अपने घर छोड़ने पड़े, फैमिलीज अलग हो गए, लोगों ने अपनी जिंदगी भर की प्रॉपर्टी और अपने घर तक छोड़ दिए। आज़ादी के साथ एक बहुत बड़ा ह्यूमैनिटी क्राइसिस भी आया। आज़ादी के बाद एक और बहुत बड़ा चैलेंज था इंडिया के सामने, हंड्रेड्स ऑफ प्रेसिडेंट स्टेट को यूनाइटेड कंट्री में इंटीग्रेट करना था। इस प्रोसेस में सरदार वल्लभ भाई पटेल की इंपॉर्टेंट रोल थी। यानी 15 अगस्त 1947 के बाद भी इंडिया का सफर खत्म नहीं हुआ था। एक्चुअली एक नए इंडिया का सफर तब शुरू हुआ था। तो यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात समझना जरूरी है, इंडिया की इंडिपेंडेंस को किसी एक इंडिविजुअल के अकाउंट में डाल देना हिस्ट्री को ओवर सिम्पली करना होगा। फ्रीडम स्ट्रगल में डिफरेंट आइडियोलॉजीज और डिफरेंट मोमेंट्स थे। गांधी और कांग्रेस का मास मोमेंट्स थे, रेवोल्यूशनरीज का आर्म रिलीजन था, सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज का कंट्रीब्यूशन था, स्टूडेंट्स और वर्कर का मोमेंट्स था। ब्रिटिश इंडियन आर्म फोर्स में भी इसने आज़ादी की कहानी को सिर्फ एक पर्सन, एक पार्टी या एक पॉलिटिकल एरा तक लिमिटेड करना हिस्टोरिकल पिक्चर को इनकम्प्लीट बना देता है। अब वापस आते हैं उस स्टेटमेंट पर कि असली आज़ादी 2014 में मिली। 2014 में नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बने। ये इंडियन पॉलिटिक्स का एक इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल ट्रांजिशन था। लेकिन 2014 और 1947 को सामने मीनिंग में आज़ादी कहना एक पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस है। हिस्टोरिकली इंडियन बिकम इंडिपेंडेंट फ्रॉम ब्रिटिश रूल इन 1947। 2014 में इंडिया में एक नई पॉलिटिकल गवर्नमेंट बनी। दोनों इवेंट्स का हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट कम्प्लीटली अलग है। इसलिए पॉलिटिकल ओपिनियन अपनी जगह हो सकता है, लेकिन हिस्टोरिकल फैक्ट्स अपनी जगह होते हैं। और इसलिए किसी भी हिस्टोरिकल इशू पर ओपिनियन बनाने से पहले पूरा कॉन्टेक्स्ट देखना जरूरी है। आप कंगना रनावत के स्टेटमेंट से एग्री कर सकते हैं या डिसएग्री कर सकते हैं। डेमोक्रेसी में ओपिनियन रखने का राइट सबको है, लेकिन जब हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो इमोशंस के साथ साथ फैक्ट्स को भी इम्पोर्टेंस देनी पड़ती है। 15 अगस्त 1947 से कैलेंडर की एक डेट नहीं थी। ये एक ऐसा कॉलोनियल पीरियड के एंड का सिंबल था जो लगभग 2 दशक तक चला। और इस आज़ादी के पीछे गांधी जी थे, भगत सिंह थे, राजगुरु और सुखदेव जी थे, सुभाष चंद्र बोस जी थे, रानी लक्ष्मीबाई और चंद्रशेखर आजाद जैसे रेवोल्यूशनरीज भी थे, सरदार पटेल जी जैसे लीडर्स थे, और सबसे बढ़कर वो आम भारतीय लोग थे जिन्होंने इस स्ट्रगल को जिंदा रखा। इसलिए हिस्ट्री को समझना है तो सिर्फ एक क्लिप मत देखिए, पूरी कहानी देखिए, क्योंकि हिस्ट्री में कंटेक्स्ट की सबसे इम्पोर्टेंट होता है। हमारा देश महान है। भारत माता की जय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।